नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का आज शुभारंभ करेंगे। कोलकाता मेट्रो ने आज से 204 दैनिक सेवाएं शुरू की। ट्रेन सेवा का समय भी बढ़ाया गया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सरकार ने आयुष उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का निर्णय किया। और क्रिकेट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला अपने नाम की। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 12 बजे आगरा में मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी समारोह में उपस्थित रहेंगे। समारोह आगरा में PAC की 15वीं बटालियन के परेड मैदान में होगा। एक रिपोर्ट। आगरा मेट्रो के 2 कॉरिडोर की कुल लंबाई 29.4 किलोमीटर होगी और इस पर 8,380 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक कुमार केशव ने आकाशवाणी से खास बातचीत में कहा कि पहले सेक्शन में ताजमहल से लेकर जामा मस्जिद तक मेट्रो ट्रेन लगभग 3 साल में चलेगी। मेट्रो जो है इतनी वेल कनेक्टेड इन दोनों रूट से होने जा रही है कि लोगों की बहुत सुविधाजनक लीस्ट पॉसिबल टाइम में वो अपने स्पॉट पे पहुंचेंगे। और वो एक ग्रीन प्रोजेक्ट है, बिकॉज ग्रीन इन द सेंस कि इसमें कोई स्मोक नहीं होता, क्योंकि ट्रेन पूरी इलेक्ट्रिफाइड है। प्लस एक ट्रेन में अगर मैं 250 पैसेंजर भी मान लूं तो 750 पैसेंजर 3 कार की ट्रेन में जाएंगे। मतलब, और जो हम प्लान कर रहे हैं कि शुरू में हर 5.5 मिनट पे एक ट्रेन चले, मतलब हर 5.5 मिनट पे 750 लोग जा सकते, कम से कम 17 से 18 बसेस के बराबर है। प्रधानमंत्री ने आगरा मेट्रो परियोजना की पिछले साल 8 मार्च को शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट से आगरा शहर की 26 लाख से ज्यादा की आबादी को तो फायदा होगा ही, साथ ही देश विदेश से हर साल आगरा आने वाले कम से कम 60 लाख पर्यटकों के लिए यातायात का एक आधुनिक, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल माध्यम उपलब्ध होगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। कोलकाता मेट्रो ने लोगों के लिए यात्री सुविधाएं बढ़ाते हुए आज से अतिरिक्त फेरे लगाने और अपनी सेवाओं का समय बढ़ाने का फैसला किया है। कोलकाता मेट्रो सोमवार से शनिवार तक रोजाना 190 के बजाय 204 फेरे लगाएगी। एक ट्वीट में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सेवाओं का विस्तार करने के लिए कोलकाता मेट्रो की प्रशंसा की है। रेल विज्ञप्ति में कहा गया है कि सोमवार से कवि सुभाष और दमदम के लिए आखिरी मेट्रो रात 9 बजे की बजाय 9:30 और नौपाड़ा से शाम 8:55 के बजाय 9:25 पर रवाना होगी। सुबह और शाम के अति व्यस्त समय के दौरान हर 7 मिनट में मेट्रो सेवा उपलब्ध रहेगी। मंत्रालय ने कहा है कि वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पूरे दिन ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। अन्य सभी यात्रियों के लिए सुबह 7 बजे से 8:30 और शाम को 8 बजे के बाद ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रा के लिए कोई टोकन जारी नहीं किया जाएगा और केवल स्मार्ट कार्ड का उपयोग किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है। मतदान सवेरे 7 बजे शुरू हुआ और दोपहर बाद 2 बजे तक चलेगा। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि इस चरण में जम्मू और कश्मीर डिवीजनों के 17 चुनाव क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं। कड़ाके की ठंड के बीच इन 34 चुनावी क्षेत्रों में मतदान सवेरे 7 बजे प्रारंभ हुआ है।
और ये शांतिपूर्ण और सुचारू ढंग से जारी है। आज के चरण में 34 जिला विकास चुनावी क्षेत्रों के लिए 249 प्रत्याशी मैदान में हैं। इस चरण में कुल 7,17,322 मतदाता मतदान कर सकते हैं और उनके लिए कुल 1,910 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इन चुनावों के पहले 3 चरणों में 119 डीडीसी क्षेत्रों में 50% मतदान हो चुका है और अगले 3 चरणों में मजीद 127 क्षेत्रों में ये मतदान होना है। मतगणना 22 दिसंबर को होगी। मुश्ताक अहमद आंतरे, आकाशवाणी समाचार, श्रीनगर। कश्मीर डिवीजन में 48 महिलाओं समेत 138 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। जम्मू डिवीजन में 111 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें 34 महिलाएं हैं। सरपंचों की 50 और पंचों की 216 खाली सीटों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। कोविड महामारी को देखते हुए चुनाव कर्मियों और मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कश्मीरी शरणार्थियों की सुविधा के लिए जम्मू और ऊधमपुर में विशेष मतदान केंद्र बनाए गए हैं। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद बीटीसी के पहले चरण के मतदान के लिए वोट डाले जा रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि चुनाव के इस चरण में उदालगिरी और बक्सा जिलों की 21 सीटों पर मतदान हो रहा है। लगभग 14 लाख मतदाता 130 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट, बीजेपी, यूपीपीएल, कांग्रेस, एआईयूडीएफ और निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में है। बीजेपी अपने गठबंधन के सहयोगी बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के खिलाफ चुनाव लड़ रही है, जबकि कांग्रेस और एआईयूडीएफ इस चुनाव में गठबंधन में है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों को सैनिटाइज किया गया है। इस महीने के 10 तारीख को 19 सीटों पर दूसरे चरण का मतदान होगा। दोनों चरणों की वोटों की गिनती इस महीने की 12 तारीख को होगी। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी। कर्नाटक विधानसभा का शीतकालीन अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 15 दिसंबर तक चलेगा। इसमें कोविड महामारी संबंधी सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। सत्र के दौरान प्रश्नकाल होगा और 10 विधेयक सदन में पेश किए जाने के लिए तैयार हैं। विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने बताया कि सत्र के आखिरी 2 दिनों में एक राष्ट्र एक चुनाव के मुद्दे पर बहस होगी। देश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर बढ़कर 94.37% हो गई है। पिछले 10 दिन से नए संक्रमित लोगों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा बनी हुई है। अब तक 91 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो चुके हैं। लगभग 1 महीने से प्रतिदिन संक्रमित लोगों की संख्या 50,000 से कम रही है। उपचार करा रहे मरीजों की संख्या 4.2% से कम बनी हुई है। इस समय 4,03,248 रोगियों का इलाज चल रहा है, जो अब तक कुल संक्रमित लोगों का लगभग 4.18% है। दिल्ली में कोविड के कुल मरीजों की संख्या 5,92,250 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में पिछले 24 घंटे में 2,706 नए रोगी सामने आए। स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार पिछले 24 घंटे में 4,622 मरीजों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। अब तक 5,57,914 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 69 और लोगों की मौत के साथ मृतकों की संख्या 9,643 हो गई है। राष्ट्रीय राजधानी में मरीजों की मृत्यु दर 2.03% है। दिल्ली में कल 73,536 परीक्षण किए गए। इसके साथ अब तक 67,40,712 परीक्षण किए जा चुके हैं। गुजरात में कोविड के 2 लाख से अधिक रोगी अब तक उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर 91.42% हो गई है। गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,18,788 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,12,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 1,485 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 82,41,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। राज्य में पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 1,455 नए मामले सामने आए। संक्रमण के सबसे अधिक 306 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 235 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 14,695 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 87 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। कल 17 मरीजों की मृत्यु के साथ
राज्य में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 4081 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। तमिलनाडु में कल 1320 लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि हुई, जिनमें से 346 चेन्नई से हैं। इस दौरान 1398 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। कल कोविड से 16 लोगों की मौत हुई। राज्य में इस समय 10,788 लोग कोरोना का उपचार करा रहे हैं। इस दौरान 70,000 से अधिक लोगों की कोविड जांच की गई। राज्य में अब तक 1,22,00,000 कोविड जांच की जा चुकी है। तमिलनाडु में स्नातक कक्षाओं के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कॉलेज आज से फिर खुल रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए उपस्थिति वैकल्पिक होगी, क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं भी चलती रहेंगी। स्नातकोत्तर कक्षाएं 2 दिसंबर से शुरू हुई थीं, लेकिन अधिकतर विद्यार्थी कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं। बिहार में कोरोना वायरस की वैक्सीन के भंडारण के लिए पूरे राज्य में 674 शीतगृह तैयार हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया है कि इनमें एक बार में 1,37,00,000 दवा की शीशियां रखी जा सकती हैं और 1 करोड़ अतिरिक्त शीशियां रखने के लिए इनकी क्षमता बढ़ानी होगी। श्री पांडे ने कहा कि टीकाकरण के लिए 3,52,000 सरकारी स्वास्थ्य कर्मचारी हैं। इनके अलावा ऐसे लगभग 4,000 निजी संस्थानों की भी पहचान की गई है, जिनके कर्मचारियों को इस सूची में शामिल किया जाएगा। इस बीच राज्य में कोविड से स्वस्थ होने की दर में सुधार हुआ है और ये 97.2% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 2.83% अधिक है। राज्य में उपचाराधीन रोगियों की संख्या लगातार कम हो रही है। राज्य में अब तक 2,32,438 रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। जानी मानी दवा निर्माता कंपनी फाइजर ने देश में कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति मांगी है। फाइजर इंडिया ऐसी पहली कंपनी है जिसने इस वैक्सीन की भारत में बिक्री के लिए आयात करने का औषधि महानियंत्रक को आवेदन दिया है। ब्रिटेन और बहरीन में फाइजर कंपनी को ये अनुमति पहले ही मिल चुकी है। देश में इस समय 5 तरह की वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का आज शुभारंभ करेंगे। कोलकाता मेट्रो ने आज से 204 दैनिक सेवाएं शुरू की। ट्रेन सेवा का समय भी बढ़ाया गया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सरकार ने आयुष उत्पादों के निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का निर्णय किया। और क्रिकेट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला अपने नाम की। आयुष उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय तथा आयुष मंत्रालय ने निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का निर्णय किया है। उद्योग और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल तथा आयुष मंत्री श्रीपद नाइक ने आयुष व्यापार और उद्योग की संयुक्त समीक्षा के बाद ये फैसला किया। समीक्षा में यह भी निर्णय किया गया कि आयुष के क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए मूल्य और गुणवत्ता को प्रतिस्पर्धी बनाने पर दोनों मंत्रालय मिलकर काम करेंगे। ये समीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई, जिसमें आयुष के व्यापार और उद्योग से जुड़े लगभग 50 प्रतिनिधि शामिल हुए। आयुष क्षेत्र के लगभग 2,000 हितधारकों ने भी समीक्षा बैठक में हिस्सा लिया। नए कृषि कानूनों को लेकर उत्पन्न गतिरोध को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार बुधवार को नई दिल्ली में किसानों के संगठनों के साथ छठे दौर की वार्ता करेगी। शनिवार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ 5वें दौर की बातचीत में किसान संगठनों को आश्वासन दिया गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रखा जाएगा और इसे खत्म करने की कोई आशंका नहीं है। श्री तोमर ने कहा कि किसान नेताओं ने जिन प्रावधानों को लेकर आपत्तियां व्यक्त की हैं, उनका संभावित समाधान खोज लिया गया है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि नरेंद्र मोदी सरकार किसानों के हितों के प्रति पूरी तरह वचनबद्ध है और भविष्य में भी ये वचनबद्धता कायम रहेगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि किसानों का आंदोलन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। किसानों ने नए कृषि कानूनों को लागू किए जाने का स्वागत किया है, क्योंकि इससे उनकी आय बढ़ी है और उन्हें बिचौलियों से आजादी मिली है। मध्य प्रदेश के किसान गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि नए कृषि कानूनों से उसे प्राइवेट कंपनियों को उपज बेचने में मदद मिली और अच्छे दाम मिले।
मेरा नाम गोविंद सिंह ठाकुर है। मैं बमौली डेंगवा ग्राम पंचायत का रहने वाला हूँ, एक छोटा किसान हूँ। इसके मोदी जी ने जो प्रावधान निकाला है, इससे ये फायदा है कि हम अपना जहाँ हमारा मन करेगा वहाँ बेच सकते हैं। जैसे यहाँ पे मंडी पे अभी बहुत ज्यादा आवक आ जाती है तो अपने मन का रेट फिक्स करने लगते हैं यहाँ के जो व्यापारी रहते हैं। तो इससे ये होगा जहाँ में हम फसल का उचित दाम मिलेगा हम वहाँ आसानी से इसको बेच सकते हैं। इसमें बहुत से प्रावधान है जो किसानों के लिए बहुत हितकारी है, इसलिए सबको पहले अच्छे से समझें फिर इसका विरोध करें। ऐसा नहीं कि किसी के बहकावे में आए। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम में सरकार किसानों से मौजूदा न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी योजना के तहत खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। मौजूदा मौसम में 63,563 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के एमएसपी की खरीद से लगभग 32,92,000 किसानों को लाभ मिला है। कृषि मंत्रालय ने बताया है कि मौजूदा खरीफ मौसम में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में धान की खरीद सुचारू रूप से जारी है। मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष 336 लाख मीट्रिक टन धान से अधिक खरीद की जा चुकी है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में लगभग 280 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई थी। कुल 336 लाख मीट्रिक टन खरीद में से अकेले पंजाब से ही 202.77 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की गई है। ये कुल खरीदे गए धान का 60.23% है। मंत्रालय ने बताया है कि मूल्य समर्थन योजना के तहत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के लिए 45,24,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद को मंजूरी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख झलकियों की वार्षिक श्रृंखला ईयर एंडर 2020 प्रस्तुत कर रहा है। वैश्विक महामारी कोविड इस साल की सबसे बड़ी खबर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में भारत ने इस महामारी के खिलाफ संघर्ष किया है। इस दिशा में सरकार द्वारा किए गए उपायों के बारे में कोरोना कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर वीके पॉल ने कहा कि सभी उपाय वैज्ञानिक ढंग से किए गए। जब लॉकडाउन हुआ तो फिर पूरी तरह से जो एविएशन है उसको क्लोज किया गया। लॉकडाउन में देश ने इस संक्रमण की चेन को तोड़ा, चेन को सप्रेस कर दिया, चेन को दबा दिया और उसके फायदे आज तक हम देख रहे हैं, क्योंकि इससे जो पैंडेमिक है, संक्रमण है, वो स्लो है। मंत्रियों के समूह ने कोरोना वायरस के संक्रमण के मामलों की नियमित रूप से निगरानी की। गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कंटेनमेंट उपायों को सख्ती से लागू करने और कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की ही अनुमति देने को कहा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए घर घर गहन निगरानी और जांच की गई। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से मास्क लगाने, हाथ धोने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने जैसी आदतों को बढ़ावा देने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने को कहा था। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप कई राज्य सरकारों ने कर्मचारियों के लिए विशेष परिपत्र भी जारी किए थे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर कार्यालयों में उपस्थिति कम कर दी गई थी। सामुदायिक संक्रमण की स्थिति से बचने के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और पुणे के राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान तथा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों ने मिलकर काम किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक परिवहन वाहनों और टर्मिनलों की साफ सफाई के लिए सभी कदम उठाने का परामर्श जारी किया था। इससे वाहनों की सीटों और अन्य संपर्क बिंदुओं तथा बस अड्डों की स्वच्छता सुनिश्चित हुई और उन्हें संक्रमण मुक्त किया जा सका। इस दौरान सभी शिक्षा संस्थाएं, स्टेडियम, स्पोर्ट्स क्लब, रेस्तरां और पब बंद रहे। सभी राज्य सरकारों ने विवाह समारोह और अंतिम संस्कारों के दौरान लोगों की उपस्थिति की अधिकतम सीमा भी तय करी। वायरस को फैलने से रोकने के लिए सरकार के उपायों ने प्रेरक का कार्य किया है और देश अब सामान्य स्थिति की तरफ बढ़ रहा है। सौभाग्य कार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से चंद्रशेखर शर्मा। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव आशुतोष अग्निहोत्री के नेतृत्व में अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल आज दूसरे दिन तमिलनाडु और पुदुचेरी के चक्रवात निवर से प्रभावित इलाकों का दौरा करेगा।
केंद्रीय दल में शामिल 8 मुख्य विभागों के सदस्य चक्रवात निवार से हुए नुकसान का आकलन कर रहे हैं। दल के सदस्य 2 समूहों में बंटकर प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं ताकि चक्रवात से हुए नुकसान की अधिक से अधिक जानकारी हासिल हो सके। पहले समूह ने कल चेन्नई और चेंगलपट्टू जिलों का दौरा किया, जबकि दूसरे समूह ने पड़ोसी तिरुवल्लुर जिले में स्थिति का आकलन किया। पहले समूह के सदस्य आज कांचीपुरम, वेल्लोर और तिरुपत्तूर जाएंगे, वहीं दूसरा समूह पुद्दुचेरी, कड्डालौर और विल्लुपुरम का दौरा करेंगे। केंद्रीय दल के सदस्य कल चेन्नई में दोबारा मिलेंगे और अपना दौरा समाप्त करने से पहले राज्य के अधिकारियों के साथ स्थिति के बारे में विचार विमर्श करेंगे। दल के सदस्यों की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार राज्य की मदद के लिए राहत पैकेज की घोषणा कर सकती है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से धर्मेंद्र। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने यूनिटेक लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक संजय चंद्रा, उसके पिता रमेश चंद्रा और बड़े भाई अजय चंद्रा के खिलाफ कैनरा बैंक से कथित तौर पर 1 अरब 98 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है। संजय चंद्रा को 43 महीनों के बाद शुक्रवार शाम को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। दिल्ली की एक अदालत ने उसके स्वास्थ्य की चिंताजनक स्थिति को देखते हुए 4 सप्ताह के लिए अंतरिम राहत दी थी। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने संजय चंद्रा को मकान खरीदने के लिए कंपनी की परियोजनाओं में निवेश करने वाले लोगों को कथित तौर पर धोखा देने के आरोप में अप्रैल 2017 में गिरफ्तार किया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि वित्त वर्ष 2021-22 के अंत तक भारत का आर्थिक विकास कोविड के पहले के स्तर तक पहुंच जाएगा, जबकि चालू वित्त वर्ष में जीडीपी में 8% से कम गिरावट होने के आसार हैं। एसेट मोनेटाइजेशन से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है और इसे उच्च प्राथमिकता दी गई है। श्री कुमार ने कहा कि इससे संबंधित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। बांग्लादेश ने अपना पहला तरजीही व्यापार समझौता भूटान के साथ किया है, जिससे दोनों देश एक दूसरे की अनेक वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात कर सकेंगे। बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री टीपू मुंशी और भूटान के आर्थिक मामलों के मंत्री लियानपो लोकनाथ शर्मा ने कल ढाका में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध कायम होने के 50 साल पूरे होने के अवसर पर समझौते पर हस्ताक्षर किए। 1971 में बांग्लादेश के गठन के बाद उसे सबसे पहले मान्यता देने वाला देश भूटान ही था। उसके बाद भारत ने बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्रदान की थी। तरजीही व्यापार समझौते के अनुसार भूटान बांग्लादेश की 100 वस्तुएं बिना सीमा शुल्क के आयात कर सकेगा। सिडनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज के दूसरे 2020 मैच में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर मैच और 2020 सीरीज अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए। भारत ने ऑस्ट्रेलिया से मिले 195 रनों के लक्ष्य को 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने यमुना नदी में बढ़ते प्रदूषण और झाग पर चिंता व्यक्त की है। बोर्ड ने दिल्ली और अन्य राज्यों से प्रभावी सीवेज संयंत्र लगाने को कहा है। बोर्ड ने सभी संबंधित एजेंसियों से 15 दिसंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट मांगी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में आज सवेरे धुंध छाई रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी में सवेरे 7 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक 394 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। पराली जलने, स्थानीय कारणों और मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों से वायु गुणवत्ता में गिरावट आई है। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुबह के समय घना कोहरा छाया रहा। यहाँ न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। चेन्नई में आसमान साफ रहेगा। तापमान 25 और 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में तापमान 20 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जम्मू में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस रहा और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। लेह में बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 2 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि अधिकतम तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने के आसार हैं। गिलगित में भी बादल छाए रहने का अनुमान है। तापमान 2 से 11 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान 10 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। क्या आप ताजा घटनाक्रम को जानना चाहते हैं? सही और सटीक समाचार केवल 10 मिनट में हिंदी और अंग्रेजी में हमारे प्रति घंटा समाचार सुनने के लिए जुड़ें AIR न्यूज 24x7 और FM गोल्ड से। और प्रियंका, अब ये बताएं कि आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों में क्या खास है? जी विमलेंदु, किसान आंदोलन से जुड़ी खबरों को अखबारों ने प्राथमिकता दी है। इसके अलावा कोविड संबंधी खबरों पर भी अखबारों की नजर है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, कोरोना का अंत शुरू, कल ब्रिटेन में लगेगा पहला टीका। भारत में आपातकालीन वैक्सीन लाने की मंजूरी मांगने वाली पहली कंपनी फाइजर। दिल्ली में कोरोना पर ब्रेक, संक्रमण दर घटकर 3.68% हुई। दैनिक भास्कर का विश्लेषण है, कोरोना काल में मध्यम वर्गीय परिवारों की शादियों का खर्च 30 से 50% घटा। इस बार एक्सचेंज ज्वेलरी का ट्रेंड, बड़ी शादियों में स्टार नहीं। वीर अर्जुन लिखता है, प्रतिबंधित संगठन सिमी का नेता अब्दुल्ला दानिश गिरफ्तार, 19 साल से चल रहा था फरार, ब्रेन वॉश करने में है माहिर। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मैरीटाइम होगी पहली थिएटर कमान। इसमें अंडमान निकोबार ट्राई सर्विस कमान मर्ज होगी। अगले साल के शुरू में अस्तित्व में आ सकती है ये कमान। चीन और अमेरिका की तर्ज पर ये थिएटर कमान बनाई जा रही है। राजस्थान पत्रिका बड़ी सफलता शीर्षक से लिखता है, वैज्ञानिकों ने खोजा बुढ़ापा रोकने वाला जीन और इसे रोकने की प्रक्रिया। स्टेम सेल मैगजीन में प्रकाशित इस नवीन खोज से जल्द बड़े बदलाव आने की उम्मीद। अमर उजाला की रोचक खबर है, सोचने में सक्षम ड्रोन से पुलिस पकड़ रही अपराधी। अमेरिका के कैलिफोर्निया में चुला विस्टा में पुलिस रोजाना 15 अपराधों में पहले ड्रोन को भेज रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आगरा मेट्रो परियोजना के निर्माण कार्य का आज शुभारंभ करेंगे। कोलकाता मेट्रो ने आज से 204 दैनिक सेवाएं शुरू की। ट्रेन सेवा का समय भी बढ़ाया गया। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी। असम में बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के पहले चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सरकार ने आयुष उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन परिषद के गठन का निर्णय किया। और क्रिकेट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे T20 मैच में 6 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला अपने नाम की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।